स्वागत है। आज हम झारखंड के एक बहुत ही खास जिले लोहरदगा की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे पास एक विस्तृत दस्तावेज है जो खास तौर पर जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। जी। और हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं, बल्कि इनके पीछे की जो कहानी है, इनके आपसी जुड़ाव को समझना है, ताकि ये जानकारी सिर्फ रटने के लिए ना हो, बल्कि समझ में आए। बिल्कुल। इस चर्चा के जरिए हम लोहरदगा के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे स्रोत में इशारा किया गया है, ये एक विरोधाभासी सफर है। इसके एक प्राचीन नाम लोरेअदगा यानी आंसुओं की नदी से लेकर इसकी आधुनिक पहचान विकास की धारा तक। और यही विरोधाभास इसे दिलचस्प बनाता है। एक तरफ गहरी आदिवासी विरासत है, इतिहास के आंसू हैं, तो दूसरी तरफ बॉक्साइट और कृषि से उपजी विकास की क्या कहते हैं, संभावनाएं हैं। तो चलो इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी बुनियाद से। ये जिला बना कब और कैसे? इसका गठन हुआ था 17 मई 1983 को। इसे उस वक्त के विशाल रांची जिले से अलग करके एक नई पहचान दी गई थी। और इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय लोहरदगा शहर को ही बनाया गया। और इसके नाम के पीछे की कहानी मुझे ये हमेशा से बहुत आकर्षक लगती है। एक ही नाम के दो बिल्कुल अलग मतलब। हाँ, और ये दोनों मतलब एक तरह से जिले के चरित्र को दिखाते हैं। आज के समय में देखें तो लोहार और दगा यानी लोहे का केंद्र। अच्छा। ये शायद यहां मिलने वाले लौह अयस्क की वजह से पड़ा हो, लेकिन इसका एक बहुत पुराना मुंडारी नाम भी है, लोरेयदगा, जिसका मतलब है आंसुओं की नदी। बिल्कुल, आंसुओं की नदी। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है। आंसुओं की नदी, ये नाम सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये यहाँ के मुश्किल इतिहास की तरफ इशारा है या फिर यहाँ की किसी नदी के तेज बहाव की तरफ? ये शायद दोनों ही हो सकता है। देखिए, इतिहास में इस क्षेत्र ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और यहाँ की नदियां खासकर बारिश में काफी उफान पर होती हैं। तो ये नाम इसके दोहरे चरित्र को, मतलब प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक संघर्ष, दोनों को दर्शाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये झारखंड के नक्शे पर कहाँ बैठता है? ये आपको मिलेगा 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश और 84 डिग्री 40 से 84 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, छोटा नागपुर पठार के लगभग बीचों बीच। और यहीं पर एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आता है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये एक लैंडलॉक्ड जिला है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोहरदगा की सीमा किसी भी दूसरे राज्य को नहीं छूती। ये चारों तरफ से झारखंड के ही दूसरे जिलों से घिरा हुआ है। अच्छा। जैसे इसके उत्तर में लातेहार है, दक्षिण और पश्चिम में गुमला और पूर्व में रांची। ये पूरी तरह से राज्य के अंदर ही समाया हुआ है। और जहां तक मुझे याद है, ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर आता है ना, कि झारखंड के दो लैंडलॉक्ड जिले कौन से हैं? एक तो लोहरदगा हो गया और दूसरा? बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा जिला है खूंटी। ये एक की फैक्ट है जिसे याद रखना जरूरी है, लोहरदगा और खूंटी। अब एक और अनोखी बात पर आते हैं। जनसंख्या के मामले में भी ये जिला सबसे अलग है। हाँ, 2011 की जनगणना के हिसाब से लोहरदगा झारखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला है। सबसे कम? जी, सबसे कम। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 4,61,790 है। सबसे कम आबादी। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग 307 हैं। ठीक है। लिंगानुपात 985 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं, जो कि झारखंड के औसत से काफी बेहतर है। साक्षरता दर 67.61% है। और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, अनुसूचित जनजाति की आबादी। जी, यहाँ की 56.89% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है, जो इस जिले के आदिवासी चरित्र को मजबूती से स्थापित करता है। ये आंकड़े हमारी चर्चा को और पुख्ता करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ? हाँ, दूसरी तरफ इसे अक्सर कम विकास और अवसरों की कमी से भी जोड़कर देखा जाता है। ये फिर वही बात आ गई, आंसुओं की नदी और विकास की धारा के बीच का द्वंद्व। भले ही आबादी कम हो, प्रशासनिक ढांचा तो पूरा ही होगा। इसे कैसे मैनेज किया जाता है? ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का हिस्सा है। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसमें सिर्फ एक अनुमंडल है, लोहरदगा। हाँ, लोहरदगा। विधानसभा क्षेत्र भी एक ही है, लोहरदगा, जो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। और पूरे जिले को 7 प्रखंडों यानी ब्लॉक्स में बांटा गया है। 7 प्रखंड? क्या इनमें से कोई प्रखंड अपनी किसी खास चीज के लिए जाना जाता है? जैसे कोई सबसे ज्यादा जंगली हो या कोई अपनी खेती के लिए मशहूर हो? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल।
जैसे पेशरार और किस्को के जो प्रखंड हैं वो अपने घने जंगलों, पहाड़ों और पाट क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। वहीं कुडू और लोहरदग्गा सदर जैसे इलाके खेती और व्यापार के केंद्र हैं, तो हर प्रखंड की अपनी एक अलग पहचान है। बाकी भंडरा, सेना और कैरो भी अपनी अपनी विशेषताओं के साथ मौजूद हैं। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। हमारे स्रोत दस्तावेज में 1857 की क्रांति से इसके जुड़ाव पर काफी जोर दिया गया है। और दिया भी जाना चाहिए। लोहरदगा का इतिहास बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि 1833 तक ये दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय था। मतलब अंग्रेजों के लिए ये पूरे छोटा नागपुर का एक अहम प्रशासनिक केंद्र था। बिल्कुल, पर बाद में उन्होंने इसे रांची शिफ्ट कर दिया, जो इस जिले के लिए एक तरह से बड़ा झटका था। यानी इसका रुतबा कम हो गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी और सबसे बड़ी बात है 1857 की क्रांति के महानायक पांडे गणपत राय। वो इसी जिले के भैरो गांव के रहने वाले थे। सोचिए, वो नागवंशी राजाओं के दीवान थे, एक तरह से उनके प्रधानमंत्री या सेनापति। और उन्होंने ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद था। हाँ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जिला स्कूल के गेट के पास एक कदम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। वो पेड़ आज भी उस बलिदान की गवाही देता है। तो लोहरदगा की मिट्टी में सिर्फ बॉक्साइट ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का खून भी शामिल है। पांडे गणपत राय जैसे नायकों ने जिस जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, आज उस जमीन के नीचे छिपी संपदा यानी बॉक्साइट इसकी अर्थव्यवस्था की पहचान बन गई है। इसे बॉक्साइट नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट का विशाल भंडार है, जो एल्यूमिनियम बनाने का मुख्य कच्चा माल है। अच्छा। यहाँ की बगरू पहाड़, बगरू हिल की खदान तो भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बॉक्साइट खदानों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा सेरेंगदाग और पखर जैसी खदानें भी हैं। ये जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और इस बॉक्साइट को यहाँ से निकाला कैसे और कहाँ ले जाया जाता है? यहाँ खनन का काम मुख्य रूप से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज करती है। और यहाँ की जो लोहरदगा टोरी रेल लाइन है, वो अपने आप में एक गेम चेंजर रही है। गेम चेंजर कैसे? इसके बनने से पहले यहाँ से खनिज निकालना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल और महंगा था। इस एक लाइन ने पूरे इलाके की इकोनॉमिक ज्योग्राफी ही बदल दी। यहाँ से बॉक्साइट ट्रेन के जरिए सीधे मुरी के एल्यूमिना प्लांट में भेजा जाता है। तो ये हुई विकास की धारा। लेकिन विकास के लिए सिर्फ खनिज ही नहीं, पानी भी चाहिए। यहाँ की जीवन रेखा कौन सी नदी है? दक्षिणी कोयल नदी को लोहरदगा की जीवन रेखा माना जाता है। ये नदी रांची के पास से निकलकर जिले के बीच से गुजरती है और खेती किसानी को आधार देती है। इसके अलावा शंख और फुलझर जैसी नदियां भी यहाँ के जल तंत्र का हिस्सा हैं। और सिंचाई के लिए कोई खास व्यवस्था? हाँ, नंदिनी नदी पर बना नंदिनी जलाशय या नंदिनी डैम सिंचाई का मुख्य स्रोत है। लेकिन अब ये सिर्फ एक डैम नहीं रहा, बल्कि एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी बन गया है, जहां लोग घूमने फिरने आते हैं। इसका मतलब यहाँ सिर्फ खदानों का धुआं ही नहीं, बल्कि खूबसूरत नज़ारे भी हैं। पर्यटन के लिहाज से सबसे खास जगह कौन सी है? बिना किसी शक के पेशरार प्रखंड में स्थित लावा पानी जलप्रपात। लावा पानी जी, ये जिले का सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत झरना माना जाता है। घने जंगलों के बीच जब पानी चट्टानों से नीचे गिरता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। इसके अलावा केकरंग और घड़घड़ियां जैसे छोटे लेकिन सुंदर झरने भी हैं। प्रकृति के अलावा क्या यहाँ आस्था और इतिहास से जुड़ी कोई जगह भी है? बिल्कुल। भंडारा में अखिलेश्वर धाम नाम का एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, जिसकी काफी मान्यता है। एक और अनोखा मंदिर है खकपड़ता शिव मंदिर, जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना है। अच्छा। वहां तक पहुंचने की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऊपर से जो नज़ारा दिखता है वो सारी थकान भुला देता है। और हमारे स्रोत में एक पुरातात्विक स्थल किकिड़दा का भी जिक्र है। हाँ, किकिड़दा में पुराने किले के खंडहर और कुछ मध्यकालीन सिक्के मिले हैं। ये इस बात का सबूत है कि यह इलाका सिर्फ जंगलों और खनिजों का घर नहीं, बल्कि यहाँ एक विकसित सभ्यता भी रही है। अब बात करते हैं इस जिले की आत्मा की, यानी यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति की। यहाँ का सामाजिक तानाबाना कैसा है? और ये एक आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति उरांव है। उनकी भाषा, संस्कृति, नाच गाना सब कुछ इस जिले की पहचान में रचा बसा है। लेकिन जो बात इसे और खास बनाती है वो है यहाँ आदिम जनजातियों की मौजूदगी। आदिम जनजातियाँ मतलब ये बाकियों से कैसे अलग है?
मतलब वो जनजातियां जो आज भी काफी हद तक अपनी पारंपरिक जीवन शैली और प्रकृति पर निर्भरता के साथ जी रही हैं, जैसे किस्को और पेशरार के पाट क्षेत्रों में। पाट क्षेत्र यानी झारखंड के सबसे ऊंचे सपाट पठारी इलाके? बिल्कुल, जहाँ का मौसम और जंगल बिल्कुल अलग होता है। वहाँ असुर और बिरहोर जैसी आदिम जनजातियां रहती हैं। असुर जनजाति तो लोहा गलाने की अपनी प्राचीन कला के लिए जानी जाती है। ये एक जीती जागती विरासत है। और यहाँ की एक खास सांस्कृतिक परंपरा जनी शिकार का भी जिक्र है। ये क्या है? जनी शिकार एक बहुत ही अनूठी परंपरा है। ये एक शिकार उत्सव है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं शिकार पर निकलती हैं। अच्छा, महिलाएं? जी, ये 12 साल में एक बार होता है और ये महिलाओं की शक्ति, बहादुरी और सामाजिक बराबरी का प्रतीक है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। तो अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को समेटें तो ये सिर्फ बॉक्साइट पर नहीं टिकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही एक अच्छी बात है। एक जिला एक उत्पाद मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लोहरदगा को शहद के लिए चुना गया है। शहद के लिए? हाँ, ये योजना एक तरह से हर जिले को अपना सुपरस्टार प्रोडक्ट चुनने को कहती है। लोहरदगा के लिए वो सुपरस्टार शहद है, क्योंकि यहाँ के जंगल और फूल इसके लिए एकदम परफेक्ट हैं। और खेती किसानी में? कृषि में ये जिला हरी सब्जियों का हब बनता जा रहा है। यहाँ की मटर और फूल गोभी की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इसकी मांग कोलकाता और उड़ीसा तक है। इसके अलावा जंगलों से मिलने वाले केंदू पत्ते से बीड़ी बनाने का काम भी एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, जो हजारों परिवारों को रोजगार देता है। बेहतरीन। तो अब तक की हमारी बातचीत से जिले की एक पूरी तस्वीर उभरकर सामने आ गई है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे परखने का समय आ गया है। इस दस्तावेज में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तैयार है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? विकल्प है ए खूंटी, बी लातेहार, सी लोहरदगा या डी गुमला। ये तुमने अभी बात की थी, ये तो आसान है। हाँ, इसका जवाब है सी लोहरदगा। सही जवाब। प्रश्न 2, लोहरदगा और खूंटी जिले की वो कौन सी भौगोलिक विशेषता है जो उन्हें राज्य के अन्य जिलों से अलग करती है? ये भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शंस हैं ए ये भू आवेष्टित जिले हैं, बी ये सर्वाधिक वनाच्छादित जिले हैं, सी ये सोन नदी के किनारे स्थित है, या डी ये केवल एक जिले की सीमा को छूते हैं। इसका उत्तर है ए, ये भू आवेष्टित जिले हैं, लैंडलॉक। एकदम सही। तीसरा सवाल, लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। यहाँ की सबसे प्रमुख और पुरानी बॉक्साइट खदान कौन सी है? ए पखर खदान, बी सेरेंगदाग खदान, सी हिसरी खदान या डी बगरू पहाड़। इसका सही जवाब है डी बगरू पहाड़। बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न, 1857 की क्रांति के महानायक पांडे गणपत राय का संबंध लोहरदगा की किस गांव से था? किस्को, भैरो, भंडरा या कैरो? उनका संबंध था बी भैरो गांव से। बिल्कुल सही। अब पांचवा सवाल, झारखंड के सबसे मनोरम झरनों में से एक लावा पानी जलप्रपात लोहरदगा के किस प्रखंड में स्थित है? लावा पानी, ये ए पेशारा प्रखंड में है। सही जवाब। छठा प्रश्न, मुंडारी भाषा में लोरे यदगा का क्या अर्थ है, जिसे लोहरदगा का एक प्राचीन नाम माना जाता है? ये तो इस पूरी चर्चा का केंद्र रहा है। हाँ, विकल्प है ए बॉक्साइट की भूमि, बी लोहे का केंद्र, सी आंसुओं की नदी या डी 7 पहाड़ियों का क्षेत्र। इसका मार्मिक अर्थ है सी आंसुओं की नदी। बिल्कुल। 7वां प्रश्न, लोहरदगा जिला किस प्रशासनिक प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर या कोल्हान? ये आता है सी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। सही है। 8वां सवाल, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लोहरदगा जिले को किस उत्पाद के लिए विशेष पहचान मिली है? हरी मटर, केंदुपत्ता, टमाटर या शहद? इसका सही उत्तर है डी शहद, हनी। बहुत अच्छे। 9वां प्रश्न, किस नदी को लोहरदगा की जीवन रेखा माना जाता है
और ये इसके मध्य से होकर बहती है। जीवन रेखा, वो है बी, दक्षिणी कोयल। सही। और आखिरी सवाल 10वां, लोहरदगा के किस्को और पेशरार के पाट क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रमुख आदिम जनजाति कौन सी है? उरांव, मुंडा, असुर या संथाल? इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख आदिम जनजाति है सी, असुर। शानदार। तो इन सब का क्या मतलब है? ये तो साफ है कि लोहरदगा सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, यह खनिजों, कृषि और इतिहास का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल, एक ऐसा स्थान जो अपनी बॉक्साइट संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही 1857 के नायक की वीरता को भी संजोए हुए है। जहां एक तरफ आदिम जनजातियों की प्राचीन संस्कृति है, तो दूसरी तरफ विकास की धारा भी बह रही है। और उस विकास की धारा को और गति मिली है। दस्तावेज के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन अब रांची और दिल्ली वाया टोरी की मेन लाइन से सीधे जुड़ गया है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, पहले ये एक छोटी लाइन हुआ करती थी। अब सीधी कनेक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ के उत्पाद, चाहे वो बॉक्साइट हो या सब्जियां, अब देश के बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मतलब आर्थिक विकास की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। सही कहा। यह सचमुच आंसुओं की नदी से विकास की धारा तक के सफर का एक ठोस प्रतीक है। और